कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने कहा, देश में नहीं कोई लोकतंत्र। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा हार की हताशा में कांग्रेस ने ढूंढा बहाना। अपनी अप्रासंगिकता को दोष वित्तीय परेशानियों पर मढ़ रही है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस में विरोध के सुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। बताया इंदिरा राजीव गांधी की विरासत का अनादर। कहा बेरोजगारी और असमानताओं का समाधान जाति जनगणना नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। उधमपुर से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने भरा नामांकन। मध्य प्रदेश के धार में कल से शुरू होगा भोजशाला का एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय टीम करेगी वैज्ञानिक सर्वेक्षण। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले में दखल नहीं देने की कही बात। बदायूं दोहरे हत्याकांड में फरार दूसरा आरोपी जावेद आया गिरफ्त में। पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। जावेद पर 25,000 रुपए का था इनाम। और कर्नाटक के राज्यपाल ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले विधेयक को किया खारिज। राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री एवं उधमपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह व अन्य भाजपा नेता भी थे। बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक कठुआ के कालीबाड़ी चौक पर जमा हुए। यहां से रोड शो करते हुए जितेंद्र सिंह जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भाजपा ने तीसरी बार भरोसा जताया है। इससे पहले 2014 और 2019 में वे इसी लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं और पीएमओ मंत्री रहे हैं। वहीं अपना नामांकन दाखिल करने से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुबह पूजा की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का ऐलान किया गया। राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं श्रीमती विजया रहाटकर और श्री प्रवेश वर्मा राजस्थान के लिए सह प्रभारी होंगे। वहीं हरियाणा के लिए डॉक्टर सतीश पुनिया चुनाव प्रभारी और सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी होंगे। आंध्र प्रदेश में अरुण सिंह को चुनाव प्रभारी और सिद्धार्थनाथ सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। वहीं वोटों की गिनती 2 जून को होगी। यहां की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। जारी की गई दूसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। अन्ना द्रमुक के महासचिव के पलनीस्वामी ने लिस्ट को जारी किया। इससे पहले बुधवार को भी एआईएडीएमके ने 16 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। अगस्त 2011 में सदानंद गौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था।
लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। इसमें सबसे ज्यादा भगदड़ कांग्रेस में मची है। 1 जनवरी 2024 से अब तक हर दिन करीब 200 नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी। आज हवा से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह और रिटायर्ड आईजी रामलाल भाजपा में शामिल हो गए। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल भाजपा दफ्तर में उन्हें सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्र सरकार पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और भारत में लोकतंत्र के खात्मे के आरोपों पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस वार्ता में लगाए गए झूठे आरोप आगामी चुनाव में कांग्रेस की हार के बहाने हैं। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि भारत का लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से बड़ा है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। रविशंकर प्रसाद ने इनकम टैक्स के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस के खाते कानून के अनुसार फ्रीज हुए क्योंकि उन्होंने समय पर रिटर्न नहीं फाइल किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस वार्ता में सिर्फ झूठ बोला गया। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है? हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया और झूठ बोले हैं। आज कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आगामी आम चुनाव में ऐतिहासिक हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज कर देगी और ऐतिहासिक हार के डर से उनके शीर्ष नेतृत्व ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी की। वे आसानी से अपनी अप्रासंगिकता का दोष वित्तीय परेशानियों पर मढ़ रहे हैं। दरअसल उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। आयकर अधिकारियों द्वारा कांग्रेस का खाता सीज करने के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है, चाहे आईटीएटी हो या दिल्ली हाईकोर्ट। उन्होंने कांग्रेस से नियमों का पालन करने, बकाया करों का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर हर क्षेत्र, हर राज्य और इतिहास के हर पल में लूट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी के लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह भी दी कि जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जेपी नड्डा ने पलटवार किया। राहुल गांधी के भारत में लोकतंत्र को झूठ बताए जाने संबंधी बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा कि कांग्रेस के अंशकालिक नेता कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र होना झूठ है। क्या मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक याद दिला सकता हूं कि 1975 और 1977 के बीच केवल कुछ महीनों के लिए भारत एक लोकतंत्र नहीं था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इससे पहले आगामी लोकसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है। जो लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी ने भारत की तमाम एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस सबके बीच कांग्रेस में जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपसी मतभेद उजागर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बार बार जातीय जनगणना कराए जाने की बात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा खुश नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना की मांग पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर आनंद शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा है। अपने पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा है कि जातीय जनगणना बेरोजगारी और असमानता का समाधान नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में जातीय जनगणना की मांग इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान बताया है। आनंद शर्मा के पत्र के बाद अब कांग्रेस के भीतर प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक जातीय जनगणना पर पार्टी के अंदर की कलह साफ उजागर हो गई है। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कलह बाहर सामने आ गई है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर। जब भी कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है तब पर कोई न कोई स्काइलेब या कई शब्दों के बाण चलते हैं और उससे पार्टी की भी फजीयत होती है। और जिस तरीके से उन्होंने जातिगत आरक्षण पर सवाल उठाया है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो सबसे खास स्टेटमेंट उनका देखिए, उन जो चिट्ठी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कि ये जो है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के विरासत के खिलाफ है, यानी उनकी उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यानी कि इसके बहुत सारे नेता विपक्षी दल लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि साबित करता है कि रिजर्वेशन के विरोधी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी थे। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो G20 करके जो बना था, असंतुष्टों का जो ग्रुप बना था, उसको खड़गे इसी के दबाव में खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया था। यानी गांधी परिवार के इतर पहली बार अध्यक्ष बनाया गया कि ये जो विद्रोह है वो शांत हो जाए। लेकिन कुछ शांति के बाद एक बार फिर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रही है कि हाल के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की हम बात करें, राजस्थान की बात करें या भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करें, तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया राहुल गांधी ने। जातिगत आरक्षण हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। और उस पर आज का जो हमला है आनंद शर्मा का, वो पार्टी को फजीहत में डाल देने वाला है। बिल्कुल फजीहत में भी डाल देने वाला है। किस तरह की मुश्किलें भी खड़ी करेगा कुमार आलोक आगामी चुनावों को देखते हुए, और जिस तरह से ये विरोध के स्वर जो हैं वो मुखर हो रहे हैं। इसमें एक तरफ राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं लेकिन पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं। देखिए, जो उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, अभी जो हाल की घटना है, कल की घटना है कि वहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, अखिलेश प्रसाद सिंह, वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव की एंट्री जो हुई है वहां पर कांग्रेस में एंट्री हुई है, उनकी पार्टी का जो विलय हुआ है उससे बिहार के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो नाराज है। और खासकर अगर हम अखिलेश सिंह की कहें तो अखिलेश सिंह राहुल गांधी की पसंद थे और उन्होंने कल जो मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। इसके अलावा जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बिहार के हैं, उन्होंने जो साफ साफ स्टेटमेंट दिया कि ये सरासर अन्याय है, ये सरासर गलत पार्टी का जो डिसीजन है। तो इस तरीके की जो असंतुष्ट गिरोह है, खास करके जो पार्टी के जो फैसले हैं, उन फैसलों से कहीं ना कहीं जो नीचे वाले कार्यकर्ता हैं या जो स्टेट्स के लीडर्स हैं, वो उनको पच नहीं रहा है। और ये भी आप समझे कि कांग्रेस के लिए भविष्य में, जैसे कि भविष्य आप देखिए कि चुनाव सिर पे है, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर नई सरकार बनेगी और उस बीच में इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे पार्टी को फजीयत उठानी पड़ रही है। बिल्कुल, आपने एक गुट का जिक्र किया है कुमार आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ये स्वर और भी मुखर हो सकते हैं? देखिए, अभी और मुखर है। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सलमान खुर्शीद जिस सीट से जो लोकसभा चुनाव लड़ते थे और खास जी कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से संरक्षण चाहते थे। ईडी ने विरोध किया था कि मुख्य मामले के साथ ही नई याचिका की सुनवाई हो। ईडी से केजरीवाल की नई याचिका पर जवाब मांगा गया। कोर्ट आगे समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो राहत नहीं मिली है, राहत से इनकार
कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है और राहत देने से उनको कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एक बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से संरक्षण चाहते थे। ईडी ने विरोध किया था कि मुख्य मामले के साथ ही नई याचिका की सुनवाई हो। ईडी से केजरीवाल की नई याचिका पर जवाब मांगा गया। कोर्ट आगे समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ आज का घटनाक्रम और किस तरह से एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल, देखिए, कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें कल भी उन्होंने ये मांगा था। एक मुख्य याचिका थी जिसमें वो ये चाहते थे कि ईडी उनको गिरफ्तार ना करे, ये आश्वासन मिल जाए हाईकोर्ट से, लेकिन कल भी उनको ये आश्वासन नहीं मिला था। आज उन्होंने एक नई याचिका दाखिल की थी और फिर उसी प्रोटेक्शन की मांग की थी। लगातार आज दिन भर उनके वकीलों की तरफ से ये दलील दी जाती रही कि उनको जो समन किए गए हैं उनमें स्पष्टता नहीं है और उनकी आशंका ये है कि ये सारी रणनीति ईडी जो बना रहा है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बना रहा है। तो लंबी बहस चली, दोनों तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अब तक क्या गतिविधि रही है। ईडी ने कहा कि हमने इनको 9 समन भेजे हैं और ये किसी भी समन पर पेश नहीं हुए हैं, जबकि केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ये कहते रहे कि उनको जो समन भेजे गए हैं ना तो उसमें उनको ये बताया जा रहा है कि उनको आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, या वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनका स्टेटमेंट लेने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। ईडी ने कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं, हम ऐसा कोई आश्वासन कोर्ट में नहीं देंगे कि केजरीवाल को वो हम आरोपी की तरह बुला रहे हैं या गवाह के तौर पर। वो आए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, उसके बाद ईडी कानून सम्मत तरीके से आगे बढ़ेगी इस जांच पे। लगातार यही दलीलें चलती रही, लेकिन फिर ये हमने देखा रमा कि लंच ब्रेक के बाद ईडी ने केस से जुड़ी एक फाइल भी कोर्ट को सौंपी ताकि कोर्ट को ये बता सकें कि जांच किस दिशा में जा रही है और ईडी आखिर पूछताछ क्यों करना चाहती है अरविंद केजरीवाल से। उस फाइल को कोर्ट ने देखा है। ये फाइल साझा नहीं की गई है दूसरे पक्ष के साथ, क्योंकि ईडी की मांग थी कि ये सिर्फ कोर्ट खुद देखे, अपने तक इसकी जानकारी को सीमित रखे। उसके बाद हमने देखा कि केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखी कोर्ट में। हालांकि दलीलें उनकी फिर भी लगातार वही बनी रही कि वो हर समन पे जाने को तैयार थे, लेकिन उनको ये आश्वासन चाहिए कि गिरफ्तारी नहीं होगी। खास तौर से अब चुनाव है, वो कन्वीनर है पॉलिटिकल पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, और इसीलिए उनके मूवमेंट को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये लगातार वो दलीलें देते रहे, लेकिन आखिर में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि इस स्टेज पर हम केजरीवाल की जो मांग है प्रोटेक्शन की उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जो भी दलीलें दे रहे थे आज, ये मुख्य मामले में उनकी जो एक याचिका है जिस पर 22 अप्रैल को भी सुनवाई होनी है, क्योंकि उनकी एक मांग ये भी है कि पीएमएलए एक्ट के कुछ प्रावधानों को भी उन्होंने चुनौती दी है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पीएमएलए के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। ये भी वो चाहते हैं कि जो पीएमएलए एक्ट में, कानून में प्रावधान है उनमें संशोधन होना चाहिए, ये उनकी दलीलें हैं। तो ये दलीलें भी चलेंगी उनकी मुख्य याचिका में। लेकिन जैसा कि आज सुबह से सुप्रीम ईडी लगातार कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को ये कहती रही कि हम कोई ऐसा आश्वासन नहीं देंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी नहीं करेगी। जांच का विषय है, जांच जैसे आगे बढ़ेगी कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई की जाएगी। विकास, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे शुक्रवार सुबह से शुरू होगा। ये सर्वे एएसआई द्वारा किया जाएगा। सर्वे के निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिए थे। भोजशाला का सर्वे शुरू होने से पहले डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने भोजशाला पहुंचकर वहां का जायजा लिया। एएसआई की सर्वे टीम जब शुक्रवार सुबह वहां पहुंचेगी तो उसे क्या कुछ देखने को मिलेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोजशाला की अगर बात करें तो ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का, और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है। ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है। ये वो भव्य भोजशाला है जिसकी तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं, और यही वो प्रांगण है जहां पर हर मंगलवार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को हिंदू पक्ष जो है वो यहां पर पूजा करता है। माँ वाग्देवी का मंदिर इसको बताया जाता है, हिंदू पक्ष का कहना है, और वो यहाँ पर पूजा करता है। और शुक्रवार का दिन जो एक दिन तय किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इसी जगह पर मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज अता करता है शुक्रवार के दिन। भोजशाला मुक्ति यज्ञ नाम से एक समिति जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी पक्ष रख रही है, अपनी बात रख रही है, और उसके संयोजक गोपाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना है हिंदू पक्ष का, और क्यों हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है कि ये मंदिर है जिसके सबूत आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। प्रथम दृष्टया देखते हैं कि हम जब गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है? ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में लिखी थी। इसके 17 शिलालेखों का उल्लेख है, जो बाकी शिलालेख अंदर उपयोग किए हुए। 2 शिलालेख जो अंग्रेजों ने पुरातत्व विभाग का गठन किया था 1902 में, तब इस परिसर को भोजशाला नाम से संरक्षित किया था, तब से 2 शिलालेख यहाँ पर लगे हैं। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः। 93 में जब प्रतिबंध लगा था तो भोजशाला में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबेर की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है, वो उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। भोजशाला खुली तो उस वक्त ये यहाँ पर संरक्षित किए गए। जो खंबे हैं उसमें घंटियां भी बनी हुई हैं। ये कुछ घंटियां हमें यहाँ नजर आ रही हैं। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई और 84 यंत्रों की यहाँ सिद्धि हुई है, जिसमें तो 2 यंत्र हम आज देख सकते हैं, बाकी सब यंत्र समय के साथ नष्ट कर देगी। मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे तक होता है, हिंदू समाज आता है, यह सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है। गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए ये कान है और ये सूंड है। 77 लोगों ने देखे, लेकिन अब इधर में आते थे, पाने पिंजी साथ लाते थे और अपने सबूतों को नष्ट करते थे। एक जो आदेश हुआ है बीच में, जिसके इस आदेश के तहत मंगलवार के दिन हिंदू समाज पूजा करेगा और शुक्रवार के दिन नमाज होगी। एक ही स्थान पर ये दोनों आदेश संभव नहीं। अगर हमारा कहना था कि अगर मस्जिद है तो मुसलमान को दे दो भाई, पर मंदिर है तो हिंदुओं को दो। जब तक इसका टाइटल नहीं बदलेगा कि मंदिर है कि मस्जिद, जब तक कोई निर्णय भूमिका भी नहीं होगी, तो हमने फिर एक अलग से आवेदन लगाया कि ज्ञान और अयोध्या की तर्ज पर इसका सर्वे किया जाए और बताए तो सही कि मंदिर है कि मस्जिद। एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, इस विशेषज्ञों की टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी तो ये प्रमाण काफी कुछ हिंदू पक्ष को लगता है कि बताने के लिए होंगे कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोजशाला, धार। कर्नाटक के राज्यपाल ने मंदिर पर टैक्स लगाने वाले विधेयक को खारिज कर दिया है। राज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि क्या अन्य धार्मिक संस्थानों पर भी ऐसी ही शर्तें लगाई गई हैं। फरवरी 2023 को विवादास्पद कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 विधान परिषद में खारिज हो गया था, जबकि विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया था। मुजराई विधान विभाग के अंतर्गत लगभग 35,000 मंदिर हैं, जिनमें से 205 मंदिर जिनकी आय 25 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, उन्हें समूह ए के रूप में वर्गीकृत किया गया। 193 मंदिर जिनकी आय 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच है, उन्हें समूह बी में रखा गया है। लगभग 34,000 मंदिर जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें ग्रुप सी में शामिल किया गया। राज्य सरकार ने
मंदिर से 5% कर वसूलने का प्रस्ताव रखा था। बदायूं दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहा दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या में शामिल मृतक साजिद का भाई जावेद देर रात बरेली से गिरफ्तार हो गया। जावेद घटना के बाद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। देर रात बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस को सौंपा। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम था। बीते मंगलवार को बदायूं में दिल दहलाने वाली वारदात के तहत 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कांग्रेस में जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपसी मतभेद उजागर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बार बार जातीय जनगणना कराए जाने की बात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा खुश नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना की मांग पर सवाल उठाए हैं और इस मामले पर आनंद शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे को पत्र लिखा है। अपने पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा कि जातीय जनगणना बेरोजगारी और असमानता का समाधान नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में जातीय जनगणना की मांग इंदिरा और राजीव की विरासत का अपमान बताया। आनंद शर्मा के पत्र के बाद अब कांग्रेस के भीतर प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक जातीय जनगणना पर पार्टी के अंदर की कलह साफ उजागर हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है पत्र में और किस तरह से ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट जो है एक बड़े विरोध के स्वर के रूप में, एक बड़ी टूट के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल रमा, कांग्रेस में फूट अब कोई नई बात नहीं रह गई है, क्योंकि चाहे प्रदेश स्तर की बात हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, कांग्रेस में लगातार फूट को लेकर एक के बाद एक कांग्रेस के खुद के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे संगठन के तौर पर, अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है। अभी का जो आनंद शर्मा का स्टेटमेंट है वो अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी खुद इस अभियान को एक तरह से लीड कर रहे हैं और जिस तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अभियान छिड़े हुए हैं, उस बीच आनंद शर्मा का ये लेटर लिखना, ये खत लिखना, पत्र लिखना और खुले तौर पर ऐसी बयानबाजी करना कांग्रेस को और कांग्रेस के अभियान को नुकसान पहुंचा रहा है। अपने इस पत्र में आनंद शर्मा ने राजीव गांधी तक का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1990 में खुद राजीव गांधी ने इस तरह के जो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा है इसका विरोध किया था और साथ ही साथ आनंद शर्मा ने ये भी कहा है कि पार्टी को इस तरह के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और आने वाले समय में इसे लेकर काफी समस्या पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। यानी कि अंदरूनी तौर पर एकमत होती कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। आनंद शर्मा के इस बयान के साथ साथ अगर हम प्रदेश की राजनीति की बात करें तो क्योंकि हिमाचल से आते हैं और इससे पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और हिमाचल की सियासत में भी कांग्रेस का फिलहाल के लिए यही हाल है। कल ही मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिभा सिंह ने इनकार किया था और अब आनंद शर्मा का इस तरह का बयान दिखाता है कि कांग्रेस में खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ इसे सीधे टिप्पणी इसे कहा जा सकता है और इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भी अब नुकसान पहुंचाने का काम करती नजर आ रही है। बिल्कुल मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।